अस्सलाम वालेकुम। जी, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था बेसिक कॉन्सेप्ट जो थे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के, तो आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर हम यूज़ क्यों कर रहे हैं। जैसा कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल पहले अभी इस पिछली वीडियो में अगर आपने देखी है तो उसमें देखा होगा हमने कि किस तरह से जो है हम वेरिएबल को डिक्लेयर करवा रहे थे। कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो किस तरह से उसको डिक्लेयर करवाते हैं। फिर हमने बात की एरे के बारे में कि एरे हम क्यों यूज़ करते हैं। आपको याद होगा कि जब हम वेरिएबल की बात कर रहे थे कि जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते थे इंटीजर टाइप का, तो उसमें सिर्फ इन टाइप का डाटा स्टोर होता है। अगर करैक्टर का है तो करैक्टर टाइप का डाटा स्टोर होगा। फ्लोटिंग अगर आपने बनाया है तो वो फ्लोट टाइप के डाटे को ही उसमें स्टोर करवा सकते हैं, कोई और डाटा उसमें स्टोर नहीं हो सकता। इसी तरह एरे की जब हमने बात की तो एरे में भी सेम टाइप का डाटा स्टोर हो रहा था, मतलब एक ही टाइप का डाटा। अगर आपने इंटीजर टाइप की एरे बनाई है तो एक ही टाइप का डाटा आ रहा था। अब स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर में हम मल्टीपल टाइप्स का डाटा स्टोर करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह से आपने कोई रिकॉर्ड सिस्टम बनाना है जिसमें आपके पास का नेम भी हो, एड्रेस भी हो, कॉन्टैक्ट नंबर भी हो, ठीक है। जैसे एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, फॉर एग्जांपल उसमें एम्प्लॉय की आईडी है, एम्प्लॉय नंबर है, डेजिग्नेशन है। उसमें क्या हो रहा है, देखिए मल्टीपल टाइप्स का डाटा आ रहा है। मल्टीपल टाइप्स मतलब किस तरह से, देखें आईडी जो है या उसका कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो इंटीजर टाइप का होगा। अब एड्रेस जो है, नेम जो है वो करैक्टर टाइप स्ट्रिंग टाइप का होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर इस तरह का कोई आपने काम करना है तो उसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर बेसिकली है क्या? स्ट्रक्चर एक कंटेनर है, जैसे कि आपके सामने एक स्क्रीन पे भी एक डेफिनेशन लिखी हुई है। बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है? इसमें क्या होता है कि हम मल्टीपल यानी कि मल्टीपल टाइप्स का डाटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे इट कैन होल्ड अ बंच ऑफ थिंग्स। देखिए बंच एक ही स्ट्रक्चर हमारा बना हुआ है, उसमें क्या करते हैं डिफरेंट टाइप का डाटा हम स्टोर करवा सकते हैं। अब इसमें जो जो जैसे कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है होल्ड अ बंच ऑफ थिंग्स। अब यहाँ पे थिंग्स क्या मतलब है? थिंग्स से मतलब है किसी भी टाइप का। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दी एम्प्लॉय की या रिकॉर्ड सिस्टम की, उसमें इंटीजर टाइप का भी आ रहा है, कैरेक्टर का भी आ रहा है। अगर आपने कोई और टाइप का भी डाटा स्टोर करवाना है वो भी करवा सकते हैं। जी, तो बेसिक हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चर के अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं और किस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है, एक नेम के साथ रेफ़रेंस किया जाता है। अब रेफ़रेंस ये सिंगल नेम से क्या मतलब? अब देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह से आप एक वेरिएबल बनाते थे, एरे बनाते थे, क्या होता था उसका कोई ना कोई एक नाम होता था। इसी तरह से स्ट्रक्चर का भी कोई ना कोई नाम होगा जिसे हम बोलेंगे स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल, ठीक है? जैसे हमने एरे बनाई, फिर हमने वो वेरिएबल्स बनाए थे उससे पहले। इसी तरह से हम जब स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कर रहे होंगे, उसी तरह से हम स्ट्रक्चर का नाम लिखेंगे और आगे उसका वेरिएबल जो भी आपने नाम रखना होगा, ठीक है? अब देखिए स्ट्रक्चर के अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं। डाटा आइटम्स होते हैं, जैसे कि अगर वो अभी हम बात करें थोड़ी देर पहले एग्जांपल की कि एम्प्लॉयी मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं या कोई रिकॉर्ड मेंटेन करना है, उसके अंदर आईडी है, नेम है, एड्रेस है, ये क्या है? ये डाटा आइटम्स होंगे उस स्ट्रक्चर के, ठीक है। अब इन आइटम्स को हम मेंबर्स भी बोलते हैं, एलिमेंट्स भी बोलते हैं, फील्ड्स भी बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं थोड़ी सी एरे और स्ट्रक्चर के डिफरेंस के बारे में, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एरे और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। देखिए एरे क्या कर रही थी, सेम टाइप का डाटा स्टोर करवा रही थी, ठीक है। लेकिन स्ट्रक्चर के अंदर हम डिफरेंट टाइप का डाटा स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। सेम टाइप मतलब क्या, कि देखिए अगर हमने इन टाइप की एरे बनाई थी उसमें सिर्फ इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर हो रहा था, लेकिन स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं होगा। स्ट्रक्चर में आपके पास मल्टीपल टाइप्स का डाटा स्टोर हो सकता है। अब ये देखिए यहाँ पे कि स्ट्रक्चर का सिंटैक्स क्या होगा। बेसिक सा सिंटैक्स है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें हमने क्या करना है, सिंपल कि एक हमारे पास जो होगा, देखिए यहाँ पे आपको इस साइड पे नज़र आ रहा होगा, अभी मैं आपको बताता हूँ। ये देखें हम क्या करेंगे, स्ट्रक्ट का कीवर्ड लिखेंगे जब आपने स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, स्ट्रक्ट का कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर का नेम जो भी आपने रखना है अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। उसके बाद जो आपने उसके अंदर मेंबर्स, फील्ड या डाटा टाइप जो भी स्टोर करवाने हैं तो वो इस स्ट्रक्चर की बॉडी में आप डिक्लेयर करवा देंगे। उसके बाद यहाँ पे एंड ब्रैकेट और सेमीकोलन, इससे क्या होगा, ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने क्या करना है, कोई प्रोडक्ट को स्टोर करवाना है, उसके लिए क्या किया हमने, स्ट्रक्ट का कीवर्ड, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट, जिस यानी कि जिस आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पे जो मर्ज़ी नाम रखिए। अब हम प्रोडक्ट का डाटा स्टोर करवा रहे हैं तो हमने प्रोडक्ट नाम रख दिया। अब प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उसकी आईडी प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट का नेम क्या है, ठीक है, उसकी प्राइस क्या है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने देखी होगी, इंट, स्ट्रिंग, फ्लोट,
मल्टीपल टाइप्स का डाटा आ गया स्ट्रक्चर के अंदर। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, एरे में हम एक ही टाइप की एरे बना देते हैं कि सेम वैल्यूज में स्टोर होती थी सिर्फ। अगर इन टाइप की है तो इन टाइप ही आएगा, करेक्टर है तो करेक्टर टाइप आएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई भी और डाटा स्टोर नहीं हो सकता था। लेकिन स्ट्रक्चर में हम कर सकते हैं और ये पॉसिबल है स्ट्रक्चर के साथ। अब ये देखें, आपको थोड़ा सा और जो है सिंटैक्स क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से जो है हम स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रक्ट का कीवर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना है, जब अभी आपने स्ट्रक्चर बनाने लगना है तो पहले स्ट्रक्ट का कीवर्ड आएगा, ठीक। उसके बाद स्ट्रक्चर का नेम, यानी कि जो आपने काम करना है, कोई फॉर एग्जांपल अगर एम्प्लॉय का रिकॉर्ड मेंटेन करना है तो एम्प्लॉय नाम रख दें, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट रख देंगे। अगर किसी आपकी कुछ और का आपने काम करना है तो उस सब के मुताबिक जो है वो आप नाम रख सकते हैं, ठीक है, जिसको हम टैग बोलते हैं। अब उसके अंदर उसके मेंबर्स, फील्ड्स, डाटा आइटम, एक ही यानी कि चीज़ के 3 नाम है, यानी कि स्ट्रक्चर मेंबर्स हैं ये। तो यहाँ पे आप उसकी बॉडी में उसको डिक्लेयर करवा देंगे। उसके बाद एंडिंग ब्रैकेट और सेमी कॉलम, ये है जी बेसिक सिंटैक्स स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने का। अब आगे हम देखते हैं इसको हम यूज़ किस तरह से करते हैं। फॉर एग्जांपल, पहले आपने क्या किया, वेरिएबल जब हम बनाते थे उसी तरह से स्ट्रक्चर का वेरिएबल भी बनेगा। स्ट्रक्चर का नेम जैसे कि अभी आपने बनाया है, यहाँ पे पिछले स्क्रीन पे देखें तो ये देखें स्ट्रक्ट पार्ट, ये वाला स्ट्रक्चर का नेम था। अब इसके अंदर क्या है, ये मल्टीपल टाइप्स का डाटा हमारे पास आ सकता है, यानी कि ये इसके मेंबर्स जो हैं इसके अंदर स्टोर हो चुके हैं। अब हमने क्या किया है, एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप बना दिए। यूज़र डिफाइंड क्या मतलब, यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप, देखिए जो पहले डाटा टाइप थी इंटीजर, फ्लोट, करैक्टर, प्रिमिटिव डाटा टाइप जो पहले से डिफाइन है, अब ये आपने अपनी मर्ज़ी से अपनी प्रॉब्लम के मुताबिक जो है वो बनाई है, उसे हम कह देते हैं यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे हम पार्ट, स्ट्रक्चर का जो नेम होगा और उसका वेरिएबल जो आपने बनाना है। जैसे कि हम यहाँ पे लिख रहे होते थे इंट, ठीक है, इंट टाइप का था तो इंट बनाते थे, और ए, तो इसका क्या मतलब होता था कि इंटीजर टाइप का आपने एक वेरिएबल बनाया है। अब हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर टाइप का एक आपने वेरिएबल बनाया है, आइडेंटिफायर, ठीक। इसी तरह से देखें पार्ट, पार्ट क्या है, ये पार्ट, ये स्ट्रक्चर का नेम है। अब ये क्या है, प्रोसेसर एंड कीबोर्ड, ये क्या हमने रखा है, ये उसका नेम रखा है स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल का, ठीक है। उसी तरह से जैसे यहाँ हमने इंट ए लिखा, उसी तरह से हम यहाँ पे बना रहे हैं स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल। नेक्स्ट वन, ये देखिए, ये जो है वैसे तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि मतलब क्या है। देखें, आपको पता होगा इंटीजर जो है वो मेमोरी, जब आपको इंटीजर में एक वेरिएबल डिक्लेयर बनाते हैं तो वो मेमोरी में कुछ जगह ले रहा होता है, फ्लोट भी जगह ले रहा होता है, एरे भी है, वो क्या करती है, वो जितनी साइज़ की आपने एरे ली होती है उतनी साइज़ का जो है वो ब्लॉक मेमोरी के अंदर रिजर्व कर देती है। इसी तरह से स्ट्रक्चर का क्या साइज़ होगा, जो जिस साइज़ का जितने आपने वेरिएबल उसमें बनाए होंगे उसके मुताबिक उसका साइज़ क्रिएट होगा। अगर इंट है उसने 4 बाइट जो है मेमोरी में ले लिए, 4 इसने ले लिए, 2 इसने ले लिए, 4 इसने ले लिए, ठीक है। इस तरह से 4 4 तो उसने साइज़ का जो होगा वो मेमोरी में उसके लिए जगह क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे बेसिक यहाँ ये चीज़ बताई हुई है, ठीक है। अब ये देखें कि ऐड स्ट्रक्चर का जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरह से हम बना सकते हैं। एक तो पहले मैंने आपको बताया कि मेन के अंदर जाएंगे, मेन में हम सिंपल उसका स्ट्रक्चर का नेम लिखेंगे और उसका जो भी आपने वेरिएबल नेम रखना होगा वो रख सकते हैं। अब हमने देखे 2 तरह से जो है ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो पहले मैंने आपको वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल सॉरी ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ यहाँ पे, तो उसको हम वेरिएबल बनाते हैं। सेकंड, एक और तरीका जो आप अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, उसमें क्या होगा, देखिए उसी तरह से ये चीज़ तो आपको इतनी यहाँ तक क्लियर हो चुकी। अब ये आपको कह रहे होंगे ये यहाँ पे हमने ये क्या किया हुआ है, देखें जहाँ पे सेमी कॉलन से पहले आपने क्या किया है, पार्ट 1 लिख दिया। अब मतलब क्या है इसका, कि पार्ट 1 का मतलब ये है कि हमने स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल बना दिया है। अब इस तरह से ही बना सकते हैं। अब उसमें और इसमें क्या फ़र्क होगा, अब इसका स्कोप जो होगा वो ग्लोबल होगा, ठीक है। जो पहले जिस तरह से आपने ये वाला बनाया था इसका स्कोप क्या है, लोकल है, यानी कि मेन के अंदर स्कोप रहेगा, सिर्फ मेन के बाहर जो हम कहीं भी इसको यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन ये आपने क्या किया है, ये आपने ग्लोबल टाइप का वेरिएबल बना दिया है और उसकी टाइप क्या स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल बनाया है जिसका स्कोप क्या है, ग्लोबल, यानी कि इसको आप मेन से बाहर कहीं भी जो अगर आपने यूज़ करना है तो कर सकते हैं, ठीक है।
तो इसमें ये फ़र्क है, बाकी काम दोनों का सेम है, सिर्फ स्कोप का जो है वो डिफरेंस आएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने एक जो है 2 एग्जांपल डिस्कस किए हैं, एक लोकल स्कोप के साथ, एक ग्लोबल स्कोप के साथ। एक तो तरीका ये है ना कि ये देखिए एक एम्प्लॉय की हमने जो है वो एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, एक स्टूडेंट का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, और ये जो है एम्प्लॉयज़ के जो हैं डाटा आइटम्स हैं, मेंबर्स हैं, फील्ड जो भी आप इसको बोल सकते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स का है, ठीक है। अब हमने S1 S2 सेमी कॉलम से पहले बना दिया, तो ये क्या हो गया, 2 वेरिएबल बन गए स्टूडेंट टाइप के, जिनका स्कोप क्या होगा, ग्लोबल होगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, अगर तो यहाँ पे हमारा मेन बना हुआ है वाइड मेन, ठीक है, यहाँ पे हमने वो जी बनाया हुआ है जी, ऊपर वाइड मेन, उसकी ब्रैकेट्स हैं, उसके अंदर में लिखा हुआ एम्प्लॉय E1, तो इसका स्कोप क्या होगा, सिर्फ मेन के अंदर होगा। अब अगर इसी तरह से जहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर एंड हुआ, अगर हम यहाँ पे लिख दें एम्प्लॉय E1, उसके बाद मेन से पहले जहाँ पे स्ट्रक्चर एंड हो रहा है, ठीक है, मेन से बाहर ही लिख दिया आपने, तो इसका भी स्कोप क्या होगा, ग्लोबल हो जाएगा। इसको भी आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए आपने उस मेन के अंदर नहीं बनाया, आपने क्या किया है, आउटसाइड द मेन जो है वो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है, तो इसका मतलब है ये भी ग्लोबल है, ये भी ग्लोबल है। अभी डिफरेंट वेज हैं एक जो है डिक्लेरेशन के कि स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है, यहाँ पे आपको उसका स्ट्रक्चर का नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, सिंपल जो सेमी कॉलम जहाँ पे आपका आ रहा हो तो उससे पहले क्या करते हैं, उसका नेम जो है वो लिख देते हैं, तो क्या होता है हमारे पास स्टूडेंट टाइप का जो है वेरिएबल बन जाएगा, जो कि S1 और S2 है। यहाँ पे मेन का कुछ भी नहीं बताया हुआ, तो इसलिए क्या होगा, ये भी ग्लोबल होगा। अब लोकल कहाँ पे होगा, लोकल सिर्फ वहाँ पे क्रिएट होगा जहाँ पे आप मेन के अंदर अगर बना रहे होंगे ऑब्जेक्ट, उसका स्कोप वो मेन के अंदर रहेगा, ठीक है। अब हमने वैल्यूज इनिशियलाइज करवानी है स्ट्रक्चर के, ये चीज़ें आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये इतना थोड़ा सा डीपली मैं इसको इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि हम जब क्लासेस पे शिफ्ट हों, क्लासेस में और स्ट्रक्चर में माइनर सा डिफरेंस है। अगर आपको स्ट्रक्चर अच्छे से आते हैं तो समझ लें आपको क्लासेस भी आती हैं, जो कि ऊप जहाँ से हम ऊप स्टार्ट कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोर्स है तो उसमें हम क्लासेस में ही सारा काम कर रहे होंगे, उसी तरह से जिस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं उसी तरह से हमारी क्लास बनती है, ठीक है। इसलिए स्ट्रक्चर को थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज कर लें, जो चीज़ें हैं इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन कोई एम्बिग्यूटी है तो आप इसमें कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है, तो मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी अगर आपको इशू हुआ तो। ओके, यहाँ पे देखें जब हमने वो वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करवाना है, उसी तरह से यहाँ पे देखें स्ट्रक्चर का नेम आ गया, ठीक है। स्ट्रक्चर का जो आप जैसे हमने पीछे बनाया था पार्ट एम्प्लॉय स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आ गया, एम्प्लॉय आ गया, जिस टाइप का आपने बनाना है उसका यहाँ पे नेम आ जाएगा। अब यहाँ पे जिस तरह से हम इंट लिखते थे यहाँ पे, ठीक है, और उसका वेरिएबल कोई बनाते थे ABCD कुछ भी, उसी तरह से यहाँ पे उस वेरिएबल का आपने नेम लिख देना है। अब यहाँ पे आपने वो वैल्यूज़ लेनी है उसके मुताबिक जो कि आपके स्ट्रक्चर में जिस सीक्वेंस से आपने बनाई हुई, वही वैल्यू आपने यहाँ पे असाइन कर देनी है। तो क्या होगा, सारी वैल्यूज़ इस वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हो जाएंगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कैसे, हम देखें यहाँ पे स्टूडेंट एक स्ट्रक्चर है, उसमें हमारे पास डिफरेंट आइटम्स हैं, फील्ड्स हैं, जो कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कोर्स ग्रेड एंड मार्क्स। मेन में गए हमने स्टूडेंट का एक वेरिएबल बनाया S1, फिर हमने क्या किया, फर्स्ट नेम में M, उम्र, ग्रेड एंड मार्क्स, उसी सीक्वेंस में हमने उसको स्टोर करवा दिया। यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, जिस सीक्वेंस में आपने वेरिएबल्स यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर डिक्लेयर किए हुए हैं उसी सीक्वेंस में आपने वैल्यूज़ को स्टोर करवाना है, ठीक है। अब S1 में हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी, ठीक। अब उसके बाद एक तो तरीका ये हो गया डायरेक्ट वैल्यू इनिशियलाइजेशन का। दूसरा तरीका क्या होता है, डॉट ऑपरेटर के साथ हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं। डॉट ऑपरेटर के साथ मतलब किस तरह से, देखें S1 क्या है, S1 स्टूडेंट टाइप का एक वेरिएबल है S1। अब उस डॉट डॉट के बाद फर्स्ट नेम क्या है, स्ट्रक्चर का मेंबर, उसमें हमने फर्स्ट नेम असाइन कर दिया। लास्ट नेम क्या है, स्ट्रक्चर का मेंबर, उम्र। इसी तरह से S1 डॉट कोर्स ग्रेड A93। अब ये क्या होगा, हमने 1 बाय 1 सबको वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है। एक तो वे ये था जो भी हमने डिस्कस किया, डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन इन वन लाइन जो हम कर रहे हैं उसी सीक्वेंस के अंदर। अगर आप इस तरह से करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर दूसरा वे जो होता है वो ये है कि अगर आपने डायरेक्ट जो है उस मेंबर को वैल्यू असाइन करनी है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अब थर्ड वे क्या होगा, एक और वे होता है कि अगर आपने यूज़र से वैल्यू लेनी है। आपको इतना तो आइडिया होगा कि अगर हम यूज़र से इनपुट लेते हैं तो हम क्या करते हैं, सी इन करवाते हैं।
अगर अपने डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन के ऊपर हम यूज़ करते हैं सी आउट। तो हम यहाँ पे क्या चाह रहे हैं कि यूज़र से हमने वैल्यूज़ एंटर करवानी है। तो उसमें क्या होगा, उसी तरह से S1 डॉट फर्स्ट नेम, यूज़र क्या करेगा, इसमें फर्स्ट नेम एंटर कर देगा, लास्ट नेम एंटर कर देगा, देन कोर्स ग्रेड एंड मार्क्स। ठीक है, उसके बाद आप उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं उसी तरह से सी आउट S1 डॉट फर्स्ट नेम, S1 डॉट लास्ट नेम। तो ये क्या होगा, आपके पास उसका नेम डिस्प्ले हो जाएगा। अब ये 3 डिफरेंट तरीके हमने देखे वैल्यूज इनिशियलाइजेशन के, कि स्ट्रक्चर मेंबर्स को किस तरह से वैल्यूज़ जो हम असाइन कर सकते हैं। फर्स्ट जो हमने डिस्कस किया कि एक ही रो में उसी सीक्वेंस के साथ हम वैल्यूज़ असाइन करते जाते हैं। दूसरा वे क्या था, डॉट ऑपरेटर के साथ हम उसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं। थर्ड वे क्या है कि हमने यूज़र से वैल्यूज़ लेनी है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरह से, कि अगर हमने एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दी, अगर सेम वैल्यू दूसरे स्ट्रक्चर के वेरिएबल को वो देनी है तो किस तरह से करेंगे। फॉर एग्जांपल जिस तरह से हम बात करते होते हैं कि अगर ए में वैल्यू पड़ी है, ए में हमारे पास 6 पड़ा हुआ है और हमने न्यू वेरिएबल बनाया बी। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, ए वाली वैल्यू बी को असाइन करनी है। तो सिंपल हम क्या करते हैं, बी इज इक्वल टू ए। तो मतलब इसका क्या हुआ, अब बी में भी 6 है और ए में भी 6 है, ऐसे ही है। तो अब हमने यही काम स्ट्रक्चर के वेरिएबल के साथ करना है, तो वो कैसे करेंगे, वही तरीका है सेम। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट टाइप, मतलब जो स्ट्रक्चर का जो आपने नाम रखा होगा वो नेम आ जाएगा। न्यू स्टूडेंट ये स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल बन गया। अब उसमें हमने ये इन्फॉर्मेशन स्टोर करवा दी। फिर हमने एक और वेरिएबल बनाया student2 के नाम से, उसको इक्वल कर दिया न्यू स्टूडेंट के। तो क्या होगा, न्यू स्टूडेंट और student2 में सेम इन्फॉर्मेशन पड़ी होगी। ठीक है, ओके जी। अब हम बात करते हैं एरे ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब कि अगर हमने स्ट्रक्चर टाइप की एरे बनानी हो। अब आप सोच रहे होंगे कि स्ट्रक्चर टाइप की एरे की हमें क्यों ज़रूरत पड़ेगी। अब देखें ना, अगर एक चीज़ बार बार, जैसे कि एक रिकॉर्ड सिस्टम की बात कर रहे थे, एम्प्लॉय के रिकॉर्ड की बात कर रहे थे, देखिए अब किसी कंपनी का आपने अगर एम्प्लॉय रिकॉर्ड बनाया तो वहाँ पे एक एम्प्लॉय तो नहीं होगा ना, मल्टीपल एम्प्लॉयज़ होंगे। अब हम उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाने के लिए स्ट्रक्चर एरे यूज़ कर सकते हैं। अब ताकि हम बार बार जो है उस कोड को ना लिखें। अगर एक फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एम्प्लॉय आया, आपने इन्फॉर्मेशन लिखी, सीन करवा लिया, सी आउट करवा लिया एक दफ़ा, तो चले ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम पे वो जो है एम्प्लॉयज़ का आप पूरा रिकॉर्ड सिस्टम जो है मेंटेन कर रहे हैं, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, तो वो क्या करेंगे, आपको बार बार जो है वेरिएबल डिक्लेयर करवाना पड़ेगा स्ट्रक्चर टाइप का। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर टाइप की एरे क्रिएट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखें, उसी तरह से सिंपल हमने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है बुक के नाम से। उसमें कुछ मेंबर्स हैं, आईडी, पेज एंड प्राइसेस। ओके, फिर हमने क्या किया, बुक क्या है, यहाँ पे स्ट्रक्चर का नेम है। लाइब्रेरी के नाम से हमने एरे बना दी जिसका हमने साइज़ रख दिया यहाँ पे 100। अभी स्टोर किस तरह से हो रहा होगा, अब ये देखें फॉर एग्जांपल इस तरह से अगर हमारे पास एरे क्रिएट हो रही है, ठीक है, अगर ये 0 इंडेक्स बना हुआ है हमारे पास, तो 0 इंडेक्स के ऊपर हमारे पास स्ट्रक्चर के मेंबर कितने हैं, 3। ठीक है, 1 2 3। तो यहाँ पे हमारे पास आईडी स्टोर हो रही होगी, यहाँ पे हमारे पास पेज स्टोर हो रहे होंगे और यहाँ पे प्राइस स्टोर हो रही होंगी। इससे पहले क्या हो रहा था, एक इंडेक्स पे एक वैल्यू पड़ी होती थी। अब यहाँ पे देखें ना कि हमने क्या किया, स्ट्रक्चर टाइप की एरे बनाई है, ना कि सिंपल कोई डाटा टाइप इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट टाइप की नहीं बनाई। स्ट्रक्चर टाइप की जब आप एरे क्रिएट कर रहे हैं तो मतलब स्ट्रक्चर के मेंबर्स जो हैं वो एक ही इंडेक्स पे आके स्टोर होंगे, अब जो भी स्ट्रक्चर के अंदर मेंबर्स पड़े होंगे। ठीक हो गया जहाँ तक, ओके। अब देखिए इसी तरह से 0 पे आईडी, प्राइस, आईडी, पेजेस एंड प्राइस, फिर फर्स्ट इंडेक्स पे आईडी, पेजेस एंड प्राइस। इसको एक एग्जांपल के साथ डिस्कस कर लेते हैं। ये देखें हमारे पास एक उसी तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है बुक के नाम से। फिर हमने क्या किया, 3 साइज़ की जो है एक एरे डिक्लेयर की है बुक टाइप की। अब बुक क्या है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है और उसके बाद देखिए हमने इसको वैल्यू इनिशियलाइज़ करवानी है। फर्स्ट वन जो हमने पहले डिस्कस किया था, एक ही रो में हम वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ करवा रहे थे सेम सीक्वेंस में। अब ये वैल्यू हमने क्या किया, 0 इंडेक्स पे वाली जाके स्टोर होगी। अब फर्स्ट वाला किस चीज़ को पॉइंट कर रहा होगा, आईडी, 275 जो होंगे पेजेस एंड 70 जो है उसकी प्राइस। ये क्या होगा, ये 0 इंडेक्स पे जाके स्टोर हो जाएगी। फिर ये 1 इंडेक्स के लिए, फिर ये सेकेंड इंडेक्स के लिए। तो मतलब 3 साइज़ की आपने एरे बनाई और 3 वैल्यूज़ हमारे पास स्टोर हो गई। इसी तरह से अगर आपने यूज़र से इनपुट लेनी है एरे के अंदर, स्ट्रक्चर टाइप की एरे के अंदर, फिर क्या करेंगे,
पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट इंडेक्स के लिए 0 बी ऑफ 0 डॉट आई डी, बी ऑफ 0 डॉट पेजेस एंड प्राइजेस। इस तरह से करेंगे, 1 बाय 1 कर सकते हैं। अदरवाइज आप सिंपल यहाँ पे एक लूप लगाएं। लूप लगाने के बाद जो आपका वेरिएबल लूप के अंदर यूज़ हो रहा होगा वहाँ पे आप लिख देंगे फॉर एग्जांपल आई, तो इस जगह पे आई आ जाएगा। और जितनी तक वो लूप जितनी एरे का साइज़ होगा वहाँ तक आपकी वो लूप की कंडीशन होगी, और जैसे जैसे वो लूप चलती जाएगी आप इन्फॉर्मेशन एंटर करते जाएंगे और आपकी एरे के अंदर इन्फॉर्मेशन सारी स्टोर हो जाएगी। अब दूसरा तरीका तो ये हो गया, ठीक है। अब देखें, अभी हमने बात की कि स्ट्रक्चर टाइप एरे की, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगर एरे ही स्ट्रक्चर का मेंबर हो फिर हम उसको किस तरह से यूज़ करेंगे। इससे पहले हम बात कर रहे थे, ये देखें स्ट्रक्चर टाइप की एरे, ये यानी कि स्ट्रक्चर बुक थी उसकी एरे हम बना रहे थे। अगर हमने स्ट्रक्चर का जो मेंबर है उसको ही एरे एरे बना दिया है, यहाँ पे जैसे ये देखें स्टूडेंट का स्ट्रक्चर था, उसमें इंट रोल नंबर और फ्लोट मार्क्स। अब इसमें क्या किया, मार्क्स की जो है हमने एरे बना दी। क्यों कि देखिए अगर एक रोल नंबर है उसके फॉर एग्जांपल वो एक सेमेस्टर है उसमें, या कोई किसी क्लास के अंदर वो है, तो अगर वो 3 कोर्सेज पढ़ रहा है, ठीक है, अब तीनों सब्जेक्ट में मार्क्स चाहिए हों तो उसके लिए हमने क्या किया है, एक एरे डिक्लेयर कर दी। अब इसको यूज़ किस तरह से करेंगे, एट अ टाइम अगर आपने डिक्लेरेशन करवानी है कि मैंने आपको 3 तरीके बताए हुए हैं, तो 1 लाइन में जिस तरह से कर रहे थे, फिर हम डॉट ऑपरेटर के साथ फिर यूज़र से इनपुट ले रहे थे। अब यहाँ पे जो फर्स्ट वाला वे हम वो यूज़ करते हैं, 1 पहले क्या किया, रोल नंबर उसी सीक्वेंस में आपने लिखना है, फिर हमने ब्रैकेट्स यूज़ करनी है क्योंकि ये एरे है, जो मेंबर है मार्क्स वो एरे है, तो हमने क्या किया, फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट, थर्ड सब्जेक्ट, ठीक। क्या हमने किया है, स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर के अंदर एक मार्क्स टाइप की हमने एरे बना दी, यानी कि मेंबर ही उसका जो है वो एरे है। इससे पहले हमने क्या किया था, स्ट्रक्चर टाइप की एरे बनाई थी, अब हमने मेंबर को एरे बना दिया, तो उसका हम देखें किस तरह से उसको आगे यूज़ कर रहे हैं। अब ये देखें यहाँ पे इसमें अगर हमने एक तो तरीका मैंने आपको बताया कि इस तरह से जो फर्स्ट वाला वे है कि हम डायरेक्ट जो वैल्यू इनिशियलाइज करवा सकते हैं। सेकंड क्या है, अगर आपने डॉट ऑपरेटर के साथ वैल्यू असाइन करनी है। अब यहाँ पे ये एक चीज़ याद रखनी है, ये देखें रोल नंबर तो आपको पता ही है, ये काम तो आप पहले करते आ रहे हैं कि स्ट्रक्चर में वो किस तरह से डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिफरेंस नज़र आएगा। अब यहाँ पर देखें ज़रा, अगर पीछे हम जाएँ, ये देखें 0 0 0 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप कह रहे होंगे इसको हम चेंज करते जा रहे हैं 0 1 2, क्यों, क्योंकि ये जो है ये स्ट्रक्चर टाइप की एरे थी वो B3, और ये स्ट्रक्चर टाइप की एरे नहीं, ये स्ट्रक्चर का मेंबर है, ठीक है। स्ट्रक्चर का मेंबर है, जाहिर सी बात 3 सब्जेक्ट हैं, पहले इंडेक्स पे 70 मार्क्स 90, अगर ये फिजिक्स है, मैथ है, कंप्यूटर है, तीनों के मार्क्स हमने एंटर कर दिया किसके अगेंस्ट, रोल नंबर 1 के अगेंस्ट। इसी तरह से अगर हमने यूज़र से इनपुट लेनी है उसी तरह से 0 1 2 और ये सीन के साथ हम इनपुट ले सकते हैं और उसको स्टोर करवा देंगे स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल के अंदर। ओके जी, फिर हम बात करते हैं थोड़ा सा इसको व्यू देख लेते हैं कि नेस्टेड स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है। नेस्टेड स्ट्रक्चर क्या होता है कि स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर, जैसे नेस्टेड लूप आपने पढ़ा होगा कि लूप के अंदर लूप, नेस्टेड इफ़ के अंदर इफ़, ठीक है, इसी तरह से स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर। ओके, अब यहाँ पे देखिए आपने क्या किया, एक हमने स्ट्रक्चर बनाया ए के नाम से, उसमें 2 मेंबर्स हैं एक्स एंड वाई। इसी तरह से हमने बी के नाम से एक स्ट्रक्चर बनाया, उसमें एक मेंबर है करैक्टर टाइप का और दूसरा स्ट्रक्चर टाइप का एक मेंबर बना दिया। ये होता है नेस्टेड स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर बनाया, दूसरा स्ट्रक्चर बनाया, और हमने क्या किया, ए और V1, ए क्या है यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल हमने स्ट्रक्चर बी के अंदर बना दिया, तो ये क्या होगा, ये नेस्टेड स्ट्रक्चर हमारा बन जाएगा। फिर जैसे हम लिखेंगे बी रिकॉर्ड, बी क्या है, बी एक स्ट्रक्चर है, रिकॉर्ड के नाम से हमारे पास एक वेरिएबल बन जाएगा बी टाइप का। बी क्या है, बी एक स्ट्रक्चर है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए आपको ये डायग्राम भी शो हो रही होगी कि किस तरह से जो है वो रिकॉर्ड जो है वो शो होगा। अब ये रिकॉर्ड टाइप का आपने बनाया, रिकॉर्ड टाइप के अंदर क्या क्या पड़ा है, करैक्टर CH, और V1 में क्या है, एक्स एंड वाई, क्योंकि देखें बी था ना, बी का हमने ऑब्जेक्ट बनाया रिकॉर्ड, तो आप क्या करेंगे करैक्टर, और फिर जब V1 करेंगे V1 उसके अंदर 2 हमारे पास मेंबर्स हैं, ठीक है, एक्स एंड वाई। अब देखिए इसको हम यूज़ किस तरह से करेंगे, किस तरह से जो है इसको वैल्यू असाइन करेंगे। ये तो आपको समझ आ गई, ये वाला केस क्या है जी, एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ ए और फिर बी, स्ट्रक्चर ए के अंदर 2 मेंबर हैं, बी में भी 2 मेंबर हैं, लेकिन बी का जो सेकंड मेंबर है वो स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल है,
अब हम इसको वैल्यू किस तरह से इनिशियलाइज करवाएंगे। देखें, बी रिकॉर्ड, बी क्या था, स्ट्रक्चर का नेम, और रिकॉर्ड एक वेरिएबल। उसी तरह से यहाँ पे देखें, फर्स्ट वैल्यू क्या है, बी के अंदर करैक्टर है CH। अब V2 क्या एक स्ट्रक्चर है, हम सिंपल यहाँ पे ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे, इस तरह से हम वो एरे के लिए कर देते हैं। ठीक है, उसी तरह से जो जितने भी उसमें मेंबर्स होंगे उसमें हम उसी सीक्वेंस में वैल्यूज़ डाल देंगे, फर्स्ट वाली x के लिए, दूसरी वाली y के लिए। अगर आपने यूज़र से इनपुट लेनी है, फिर क्या करेंगे, record.ch, यहाँ तो आपको पता है ये क्या, इस यहाँ तक करेंगे। अब ये देखें, सी इन record.v2.x, क्यों दो दफ़ा डॉट क्यों आ रहा होगा। देखें, V2 तो एक ठीक है स्ट्रक्चर का मेंबर है, लेकिन V2 इटसेल्फ भी तो स्ट्रक्चर है ना। तो V2.x मतलब स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर कॉल किया हमने, ये V2 रिकॉर्ड का मेंबर, ठीक है, और V2 के अंदर उसके अपने मेंबर्स होंगे, उसको भी तो हमने वैल्यू साइन करनी है ना। तो उसको हम करने के लिए क्या करते हैं, सिंपल डॉट के साथ, उसी तरह से जैसे पहले यूज़ कर रहे थे, .x और .y यूज़र से तो ले ली। उसके बाद अगर आपने सिंपल खुद से इनिशियलाइज करवानी है तो वो इस तरह से असाइन करवा सकते हैं, डॉट के साथ उस तरह से इक्वल का साइन और आगे वैल्यूज़ जो भी आपने साइन करनी हो। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ी सी कि स्ट्रक्चर एंड क्लासेस का डिफरेंस किस तरह से होगा। देखें, हम क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर के अंदर हम फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि आपको फंक्शन मैंने थोड़ा सा पिछली वीडियो में भी बताया और इससे पहले भी आपने पढ़े हुए हैं, फंक्शन स्ट्रक्चर के अंदर भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं बनाए या बनाए हुए हैं आपको पता होगा, तो अगर नहीं बनाए तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह से हम सिंपल मेंबर्स उसके बना रहे हैं, तो वो क्या जो फंक्शन होगा वो भी स्ट्रक्चर का जो है वो मेंबर होगा। अब क्लास और स्ट्रक्चर इसी तरह से आपस में सिमिलर है, क्योंकि स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास डाटा मेंबर्स होते हैं, तो फंक्शंस भी होते हैं जैसे कभी मैंने आपको बताया। ठीक है, और उसके बाद उसी तरह से क्लासेस में भी वही चीज़ें होती हैं, मेंबर्स एंड फंक्शंस। अब देखें कि स्ट्रक्चर के अंदर किस तरह से जो है हम फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। जिनको नहीं पता क्या किया हुआ है, ये देखिए, स्टूडेंट रिकॉर्ड के नाम से एक हमने स्ट्रक्चर क्रिएट किया, इसमें हमारे पास मेंबर्स ये इतना तो आपको पता है। अब उसी के अंदर हमने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया। अब ये क्या है, ये फंक्शन जो है वो स्ट्रक्चर का मेंबर है। अब हम इसको कॉल किस तरह से करेंगे, उसी तरह से स्टूडेंट रिकॉर्ड का नाम लिखेंगे और उसका जो पहले वेरिएबल बनाएंगे और उस वेरिएबल के साथ डॉट ऑपरेटर के साथ इस फंक्शन का हम नाम लिख लेंगे, तो हमारा ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, हमारे पास नेम प्रिंट और एवरेज प्रिंट होके आ जाएगी। अब ये देखिए यहाँ पे इस तरह से st.print_average। अब stu क्या है जी, ये स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल था, उसके थ्रू हमने उसको कॉल कर लिया। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, देखिए जिस तरह से आप स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं उसी तरह से हमारी क्लास क्रिएट होगी, जब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्लासेस के ऊपर। जिस तरह से आपने लिखा स्ट्रक्ट का कीवर्ड, वहाँ पे सिंपल आपने क्या करना है, क्लास का कीवर्ड लिखना है, बाकी सारा कुछ वैसे ही जिस तरह से हम करते आ रहे हैं। डिफरेंस क्या है, स्ट्रक्चर जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो उसके मेंबर होते हैं वो पब्लिक होते हैं। पब्लिक मतलब कि हम जैसे मेन के अंदर डॉट के साथ उसको एक्सेस कर पा रहे थे, डॉट लिखा और उसको हमने यूज़ कर लिया, डॉट डॉट का, यानी कि ये अगर जैसे मार्क्स की बात कर रहे थे, नेम, तो हम डायरेक्टली उसको एक्सेस कर पा रहे थे। लेकिन क्लासेस के अंदर मेंबर्स जो होंगे वो उसके प्राइवेट होते हैं, हम डायरेक्ट कभी भी मेन के अंदर यानी कि क्लास से बाहर हम उसको यूज़ ही नहीं कर पाते। स्ट्रक्चर के अंदर तो हम बना रहे थे, लेकिन उसको स्ट्रक्चर के बाहर तो हम यूज़ कर पाते हैं। कहीं भी अगर आपको उसकी नीड है तो हम क्या करते हैं, डॉट के साथ उसको एक्सेस करके हम उसको वैल्यू साइन करते हैं या इनपुट लेनी है तो वो सारा काम हम उससे कर सकते हैं। लेकिन क्लासेस में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, अगर आपने उसको पब्लिक नहीं किया हुआ तो कर तो सकते हैं, लेकिन अगर पब्लिक नहीं, लेकिन वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होती हैं। ठीक है, बस इतना सा इसमें फ़र्क है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये प्राइवेट होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे अगर प्राइवेट होते हैं हम उसको एक्सेस नहीं कर पाते तो किस तरह से यूज़ करेंगे, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे किस तरह से इनको हम आगे फर्दर जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्लासेस को, और किस तरह से जो है स्ट्रक्चर के जो क्लासेस के जो मेंबर्स हैं उनको हम एक्सेस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक। इसमें मेंबर्स और जो फंक्शन होंगे वो उनको हम अपनी मर्ज़ी से पब्लिक भी कर सकते हैं, प्राइवेट भी कर सकते हैं। लेकिन कॉमनली जो हम एक रिक्वायरमेंट होती है हमारी, जो उसके मेंबर्स होते हैं ना, उसमें क्या होता है, उसको हम प्राइवेट रखते हैं। लेकिन जो फंक्शंस होंगे उनको हम क्या कर देते हैं, पब्लिक कर देते हैं।
इसी तरह से क्लासेस के अंदर ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे एक स्ट्रक्चर का हम वेरिएबल बना देते हैं, जब क्लास का वेरिएबल बनाएंगे उसका कोई नाम होता है, उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो इसके बाद जो है हम नेक्स्ट फर्दर जो डिस्कस करेंगे क्लासेस के ऊपर, हम थोड़ा सा यानी कि अभी आपको मैंने थोड़ा सा व्यू दिया कि क्लासेस और स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या होता है। अब जो भी आपने काम करना है ऊप के अंदर वो सारा क्लासेस में ही होगा, क्लासेस से बाहर हम नहीं जाएंगे। जो भी चीज़ न्यू इम्प्लीमेंट हो रही होगी सारी क्लासेस के अंदर इम्प्लीमेंट हो रही होगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जो कॉमन मिस्टेक आप स्ट्रक्चर के अंदर करते हैं वो क्या क्या करते हैं, जिसको उसको आपने अवॉइड करना है, ताकि आप नेक्स्ट जो क्लासेस पे मूव करें तो वो जो है उसमें वो मिस्टेक ना करें। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देखें, आपके पास स्क्रीन पे कुछ कोड शो हो रहा होगा, जो कि हमने एक फर्स्ट स्ट्रक्चर बनाया, उस पर 2 मेंबर्स हैं। तो इसमें देखिए क्या मिस्टेक आपको नज़र आ रही है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखें स्ट्रक्चर का जो है कीवर्ड्स हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन उसका नेम यहाँ पे आपने डिफाइन नहीं किया। ठीक है, बाद में आप इस तरह की मिस्टेक भी कर जाते हैं। अब देखिए जब आपने क्लास बनानी होगी ना, सिंपल स्ट्रक्ट की जगह पे क्लास का कीवर्ड लिखेंगे, जो कि CLA इसी तरह से और SS। ठीक है, बना के तो स्ट्रक्चर की जगह पे क्लास का कीवर्ड आ जाएगा। यहाँ पे ये मिस्टेक होगी, यहाँ पे आपका कंपाइलर एरर दे देगा कि आपने स्ट्रक्चर के जो है वो उसका कोई नाम नहीं डिफाइन किया हुआ। फिर हम नेक्स्ट पे देखते हैं इसमें क्या मिस्टेक है जी, सोचें। ओके मैं आपको बताता हूँ, यहाँ देखें, यहाँ पे आपने सेमी कॉलम मिस किया होगा, सेमी कॉलम आएगा यहाँ पे, तो फिर ये आपका जो है इसका सिंटैक्स बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास हमने क्या किया, एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया, उसमें 2 मेंबर हैं AB। ठीक है, लेकिन इसमें मिस्टेक क्या है। उसके बाद हमने मेन में इनको कॉल किया, इनको यूज़ कर रहे हैं, तो आपके ख्याल में यहाँ पे क्या मिस्टेक हो सकती है, सोचें थोड़ा सा। ओके चलें, ये भी मैं आपको बताता हूँ। वैसे अगर आपने सोच लिया तो अच्छी बात है, नहीं सोचा तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या मिस्टेक है। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, ToWalls.a। अब ToWalls यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर का नेम है। तो मैंने आपको क्या कहा था, स्ट्रक्चर के नेम से अपने पहले वेरिएबल बनाना है यहाँ पे ToWalls, उसके बाद स्ट्रक्चर के नेम का जो वेरिएबल बनाएंगे उसको यहाँ पे आप लिखेंगे, ना कि स्ट्रक्चर का नेम जो होगा उसके साथ आप एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे कंपाइलर आपका एरर देगा। ठीक है, ये जो बेसिक कॉमन मिस्टेक है जो आप लोग करते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये मिस्टेक आपने दोबारा नहीं करनी। उसके बाद ये देखें, एक और जो कॉमन मिस्टेक आप लोग करते हैं, यहाँ पे ज़रा बताएं इस कोड में क्या मसला है। स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, मेन में आ गए, हमने क्या किया, स्ट्रक्चर टाइप का एक वेरिएबल बनाया, उसमें वैल्यू असाइन कर दी। तो अब बताएं क्या मसला है यहाँ, कोई मसला नहीं है, नहीं होगा। देखें इसमें क्या है, Cout वॉल्स VAL डायरेक्ट लिख दिया आपने, स्ट्रक्चर के नेम को Cout करवा दिया। क्या ये पॉसिबल है, नो, बिकॉज हम पहले क्या कर रहे थे, VLS डॉट के साथ उसको प्रिंट करवाएंगे, .A.B.C, तो फिर उसकी जो वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी, अदरवाइज यहाँ पे वो एरर देगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें क्या मसला है, स्ट्रक्चर तो क्रिएट हो गया, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया हुआ है, नेम कस्टमर टाइप का एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, उसको हमने नेम असाइन कर दिया, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। देन हमने क्या किया, जब हमने प्रिंट करवाया ना नेम डॉट फर्स्ट, तो यहाँ पे उसने दे दिया इस लाइन पे और इस लाइन पे, क्यों, क्योंकि नेम्स क्या है, वो स्ट्रक्चर का नेम है। तो हम यहाँ पे क्या लिखते होते हैं, स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल आप बनाते हैं वो लिखते हैं, तो वो क्या है, कस्टमर, तो कस्टमर यहाँ पे आएगा। ये बेसिक यानी कि कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आप जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें जो कर रहे होते हैं, इसलिए मैंने आपको थोड़ी सी बताई है। जब हमने क्लासेस बनानी है तो इस ये चीज़ जो है, इसी मिस्टेक आप दोबारा ना करें और आपको काफ़ी हद तक जो है चीज़ें क्लियर हो जाएं। अगर आपको स्ट्रक्चर जो है अच्छे से समझ आ गए हैं तो आगे भी ऊप के जो क्लासेस में हमने काम करना है वो भी काफ़ी हद तक क्लियर हो गया। अब जो भी आप काम करेंगे क्लासेस के अंदर करेंगे, फंक्शन बनाने हैं, मेंबर्स बनाने हैं, जो भी काम करना है, अगर फर्दर कोई भी न्यू चीज़ आ रही है सारी क्लासेस के अंदर हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।